सुकूनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरियाली से घिरा खेतों की खुशबू और लोगों के मीठे व्यवहार से प्रसिद्ध था। लेकिन आज सुकूनपुर में खुशियां कहीं खो गई थीं। गांव के लोग गरीबी, बीमारी और कभी कभार लालच के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। मौसम बदलने की वजह से पूरा गांव बीमार हो चुका था। कभी गर्मी तो कभी ठंडी तो कभी बरसात की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम और फ्लू जैसी बीमारी फैल रही थी। बेटा, ये समय बदल गया है। जब पहले हम सब साथ रहते थे तो हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन आज के जमाने में मानो कोई आफत सी आ गई है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर जलने लगे हैं। हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हाँ रामनाथ काका, अब तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। इस दुनिया में किसी का कोई साथ नहीं देता, और तो और बरसात की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। चारों ओर त्राही त्राही मची है। मेरा भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। दिन को तो थोड़ा बहुत तबीयत सही रहती है, मगर जैसे ही रात होती है तो बुखार से पूरा शरीर जलने लगता है कोई आफत सी आ गई है। हाँ काका, पता नहीं क्या आफत गांव में आ गई है। और तो और गांव का भैरव सिंह भी गरीब किसान से फायदा उठाना चाहता रहता है। वो चाहता है कि लोग गरीबी के कारण अपनी जमीन गिरवी रख कर दवा करे और वह सबकी जमीन गलत तरीके से हड़प सके। सुकूनपुर के लोगों की मुख्य समस्या थी गरीबी। खेतों की फसलें खराब हो गई थीं और पानी की कमी ने गांव के लोगों को परेशान कर दिया था। बीमारी गांव में तेजी से फैलने लगी थी। एक रात रामनाथ काका, जो बस्ती के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे, अपनी खाट पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। उनकी बहू राधिका बेबस होकर उनके माथे पर गीली पट्टी रख रही थी। बाबूजी, मैं कल शहर डॉक्टर के पास जाऊंगी। आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आपका अच्छा से इलाज नहीं हुआ तो तबीयत और बिगड़ती जाएगी। मत जाना बहू, डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी मेहनत का सारा पैसा तो बस 2 वक्त की रोटी में ही चला जाता है। अगर दवा लेकर आओगी तो फिर हम खाएंगे क्या? आजकल गोपाल का भी काम नहीं चल रहा है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है। अगर दवाई आएगी तो घर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बाबूजी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कुछ तो करेंगे ही, लेकिन आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसी पल पड़ोस के घर से एक और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह सुक्खू की आवाज थी, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर रिक्शा चलाता था। अब वह खुद बिस्तर पर पड़ा था। उसकी पत्नी कमला अपने पति के सामने बैठी थी। सुक्खू का शरीर बुखार से तप रहा था। अरे कमला, मेरा शरीर अब गवाही नहीं दे रहा है। लगता है कि अब जान नहीं बचेगा। आप चिंता मत कीजिए जी। सुबह होते ही मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरे पगली, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम अपना इलाज करवा सके? हाँ, ये बीमारी तो फैलती जा रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। जी, मैं कल सेठ भैरव सिंह के पास जाकर अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसा लाऊंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। अरे कमला, तू ये कैसी बातें कर रही है? हमारा तो एक ही सहारा, हमारा खेत बचा है, और उसे भी तुम गिरवी रख दोगी तो हमारा खर्चा कहाँ से आएगा? अब तो मैं रिक्शा भी चलाने के लायक नहीं हूँ। हाँ, शरीर बीमारी की वजह से कमजोर हो गया है। हाँ जी, आप तो ठीक कह रहे हैं, मगर हमें कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं कल कोई और उपाय करूँगी। इसी तरह हर घर की कहानी थी। किसी न किसी घर में कोई न कोई बीमार था। जैसे तैसे सुबह हुई। देखो जी, आज फिर से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी। जैसे तैसे उनके सिर पर गीला कपड़ा रखी तो उनका बुखार कम हुआ। आप तो खाना खाकर सो गए थे। आप बहुत थक गए थे, इसीलिए आपको रात में जगाई नहीं। कुछ समझ नहीं आता। क्या करूं? बीमारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया है। हाँ राधिका, अब तो हर घर में बीमारी का साया है। इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, और अगर पैसे भी मिल जाएं, तो कुछ दिन में बीमारी फिर से लौट आती है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और तो और आजकल कहीं कोई काम भी नहीं मिलता।
और आपको पता है 2 दिन पहले शंकर लोहार के बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसकी जमीन भी बिक गई। बेचारा बहुत रो रहा था, कह रहा था कि एक ही जमीन थी और एक ही बेटा है और वह बेटा को खो नहीं सकता, इसीलिए जमीन बेच दिया। इसी तरह हर घर की कहानी थी, हर तरफ उदासी थी। लोगों के मन में उम्मीद की किरण धीमी पड़ने लगी थी। इसी बीच गांव के सबसे संपन्न आदमी में से एक था सेठ भैरव सिंह। भैरव सिंह हमेशा से ज्यादा संपत्ति और प्रभाव की चाह रखता था। वह गांव के कई किसानों से जमीन खरीदने की ठानी ताकि वे वहां अपना कारखाना स्थापित कर सकें। अर्जुन बेटा, अगर हम गांव के इस हिस्से पर अपना उद्योग लगा दें तो यहाँ की गरीबी मिट जाएगी और हमें भी मुनाफा होगा। पापा, लेकिन गांव वाले इससे परेशान हो सकते हैं। गांव के लोग बहुत गरीब हैं और उनका इसी खेत से गुजारा होता है। आपको पैसा कमाना है तो कोई और तरीका अपना सकते हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो। अर्जुन, तुम इतना सोचोगे तो तुम कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा हो तो सब कुछ हमारा है और गांव के लोग हमारी गुलामी करेंगे। लेकिन पिताजी, ये तो पाप है। हम इतना निर्दयी नहीं हो सकते हैं। गरीबों पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं होगा। अरे चुप कर बदतमीज, मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू चला है गरीबों का मसीहा बनने। यह लोग धरती के बोझ हैं। इनकी जमीन हमें किसी हाल में हड़पना है, तभी तो हम इस गांव में राज करेंगे। इधर सुक्खू बेचारा मजबूरी और लाचारी में बुखार से तड़पता हुआ काम की तलाश में घर से निकलता है। अजी, आप काम करने मत जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका शरीर कमजोर हो गया है। आप कहीं गिर भी सकते हैं। नहीं कमला, मुझे तो काम करना ही होगा। मैं सब सह लूंगा। अगर काम नहीं करूंगा तो हमारा खेत गिरवी रखना पड़ेगा और मैं अपने जीते जी अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। सुक्खू कमला की एक ना सुना और घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में गोपाल मिलता है। अरे सुक्खू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत भी आजकल खराब रहती है और तुम इतना परेशान क्यों हो और कहाँ इस हालत में जा रहे हो? क्या करूँ गोपाल, मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैंने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और आजकल मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो रही है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बची कि शहर जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मेरी पत्नी कहती है कि जो हमारी थोड़ी बहुत जमीन बची है उसे गिरवी रखने को बोलती है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हाँ सुक्खू भाई, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या करूँ गोपाल, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। सेठ भैरव सिंह से कुछ काम मांगूंगा। कोई भी काम रहेगा तो कर लूँगा। लेकिन इस हालत में तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना कहकर सुक्खू आगे बढ़ जाता है और सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे सुक्खू, तुम तो पहले रिक्शा चलाते थे ना, फिर यहाँ काम क्यों मांग रहे हो? सेठ जी, आजकल कुछ तबीयत खराब रहती है, इसीलिए रिक्शा नहीं चला रहा हूँ। आप मुझे कोई काम दे दो। ठीक है, 50 बोरी माल आया हुआ है। तुम एक गोदाम में से दूसरे गोदाम में रख दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम बोरी उठा पाओगे। नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सब बोरी उठाकर आपका पूरा काम कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। फिर सुक्खू इतनी बीमारी में भी अपने सर पर बोरी उठाकर दिन भर काम करता है। जैसे तैसे समय बीतता गया। बीमारी की लहर तेज होती चली गई। एक दिन उस गांव में एक हरिया नाम के बुजुर्ग का बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आया। प्रणाम पिताजी, और बताओ क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, और बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मुझे डिग्री मिल गई है। ठीक है बेटा,
तुम हाथ पैर धो लो, चलो खाना खा लो और बातें कल होगी। तुम दूर से आए हो, थक चुके होंगे। और गोपाल चाचा, क्या हालचाल है? घर और गांव में सभी ठीक तो है ना? क्या बताऊं, सोनू, गांव वालों की हालत खराब है। सभी लोग बुखार, सर्दी, जुकाम से परेशान हैं और गरीबी की वजह से दूर शहर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और गांव के गरीब लोग बीमारी से परेशान हैं। सोनू, मैंने बहुत साल पहले सुना था कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर गए थे। क्या हुआ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं? हाँ गोपाल चाचा, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम गांव वालों का इलाज कर सकते हो? हाँ गोपाल चाचा, मैं पूरी तरह से दवाई दे सकता हूँ और बता सकता हूँ इस बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, इस समय मौसम में नई खतरनाक बीमारी आई है जिसका इलाज अभी तक कोई भी खोज नहीं पाया है। लेकिन आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वालों के दिल में थोड़ी राहत सी महसूस हुआ। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन कमला के बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके पति का तो पहले से ही तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अब उसके लिए और मुसीबत हो गई। बेटा, धीरज रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे पिता का तो पहले से ही हालत खराब थी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। कमला, तुम मेरी चिंता मत करो। पहले बेटा के लिए कहीं से पैसा लेकर आओ और इलाज करवाओ। अजी, हमारे पास खेत के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब एक उपाय है, उसी खेत को गिरवी रखकर आपका और बेटे का शहर से इलाज करवाऊं। इतना कहकर कमला भागकर सेठ भैरव सिंह के पास जाती है। और विनम्रता से कहती है, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे बेटे और पति की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें शहर के अस्पताल में इलाज करवाना है और अस्पताल में ज्यादा पैसा लगता है। देखो कमला, जैसे कि तुम जानती हो कि मैं इस तरह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम अपनी जमीन गिरवी रखो तो तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। जी मालिक, आप मेरी जमीन गिरवी रख लो और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, मगर एक शर्त पर। अगर तुम 3 महीने में अपनी जमीन नहीं छुड़ाओगी तो वह जमीन हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन मालिक, इतनी जल्दी कैसे मैं अपने खेत को छुड़ा सकती हूँ? ठीक है, आप पहले पैसे दे दो, मुझे बहुत जल्दी घर जाना है। भैरव सिंह कमला को पैसा देता है। वह जल्दी से घर आती है। और घर में जैसे ही घुसती तो अपने पति और बेटे को देखकर चीख पड़ती है, क्योंकि उसका पति और बेटा बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। कमला रोती रही और अंदर से टूट चुकी थी। कुछ गांव वाले जुटे, उसमें सोनू भी था। वह यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। तभी रामनाथ काका बोले, कमला बेटी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वह तो हो गया। ये विधि का विधान है। अब हम तुम्हारे बेटे और पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद सभी गांव के लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गरीबी ने लोगों को इतना तंग कर दिया था कि इलाज के लिए पर्याप्त पैसा जुटाना एक मुश्किल काम बन चुका था। सोनू क्लिनिक शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेचकर क्लिनिक बनवाया और गांव वालों के इलाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखो, गांव के लोगों, हमें मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। इस इलाज में हमें घरेलू उपाय करना होगा, जैसे कि पपीते के पत्तों का रस 2 से 3 पत्तों को धोकर पीसकर रस निकालें और दिन में 1 से 2 चम्मच लें। तुलसी और काली मिर्च की चाय बुखार और शरीर के दर्द में राहत देती है, जिससे हम जल्द ही सही हो सकते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो?
सोनू भाई, आप सही कह रहे हो। हमें अपने आप में विश्वास रखना होगा। हम साथ हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी को घरेलू उपाय जुटाने में सहयोग करेंगे। सोनू की इस बात से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धीरे धीरे लोग सोनू के क्लिनिक में इलाज कराने लगे। उन्होंने बिना किसी लालच के गरीबों का इलाज किया और समाज में एकता का संदेश फैलाया। लेकिन इस खुशी की किरण के समय सेठ भैरव सिंह ने फिर से लालच की आग भड़का दी। भैरव सिंह ने सोनू की सफलता देखकर उसकी क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दबाने की कोशिश की ताकि सोनू का क्लिनिक बंद हो जाए। देखिए दरोगा साहब, सोनू का क्लिनिक गांव के लोगों को मेरी योजना के खिलाफ मोड़ सकता है। हमें इसे बंद करवाना होगा, नहीं तो गांव के लोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और कोई मजबूरी में अपना खेत मुझे नहीं बेचेगा। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि सभी गांव के लोग सुखी रहे। भैरव सिंह जी, लेकिन सोनू तो लोगों की भलाई कर रहा है। आप गांव वालों को चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो? देखो दरोगा जी, अर्जुन भलाई करे या बुराई, जब मुनाफा की बात आती है तो सब पीछे रह जाते हैं। इस क्लिनिक को बंद करवा दो। यह बात गांव में आग की तरह फैली, लेकिन गांव के कुछ नेक दिल लोग इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। गांव के बुजुर्ग, शिक्षक और कुछ किसानों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि सोनू की क्लिनिक को बचाने के लिए पूरे गांव की एकजुटता दिखानी होगी। हमें याद रखना चाहिए कि गरीबी और बीमारी से लड़ने का असली उपाय है एकता। कोई भी व्यक्ति या समूह अगर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करता है तो वह समाज के लिए खतरा है। हमें इस बात को समझना होगा कि सबको बराबरी का हक है। सोनू की क्लिनिक सिर्फ इलाज का माध्यम नहीं है, यह हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है। सेठ भैरव सिंह हमें तोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी नजर हमारे जमीन पर पड़ी है। वह चाहता है कि हम लोग बीमारी से परेशान रहे और शहर से दवाई लाते रहे और वह हमारी मजबूरी में हमारा खेत खरीदता रहे। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि वे सोनू के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी कठिनाई आए। अगले दिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सामने भी अपनी आवाज उठाई। कहो रामनाथ, क्या बात है? दरोगा जी, मैं रामनाथ हूँ। हमें आपसे बहुत बड़ी शिकायत करनी है। गांव का सेठ भैरव सिंह वह हमारे भले इंसान डॉक्टर सोनू की क्लिनिक को जबरदस्ती बंद करवाना चाहता है। दरोगा जी, मैं तो बस गांव के बीमार लोगों का इलाज करता हूँ। उनसे जितना बन पड़े उतना ही लेता हूँ और कभी किसी को बिना इलाज के लौट आता नहीं। मतलब सेठ गांव वालों की कमजोरी का फायदा उठाता है? दरोगा साहब, मैं तो चाहता हूँ कि गांव वाले स्वस्थ रहें और उनकी जमीन सुरक्षित रहे, पर सेठ को डर है कि अगर लोग मेरे पास इलाज करवाएंगे तो उसकी चालाकियाँ नहीं चलेंगी। यही तो बात है दरोगा जी, सेठ को यह पसंद नहीं है। वह चाहता है कि जब हम बीमारी और मजबूरी में फंसे हों तो हमारी जमीन गिरवी रखकर बाद में जबरदस्ती लिखवा ले। सोनू जी, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अगर सेठ भैरव सिंह ने सचमुच गांव वालों पर जुल्म किया है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। वह मेरे पास भी आया था, मैं इसलिए चुप था कि मैं देखना चाहता था कि गांव के लोग कब हिम्मत करेंगे किसी मुजरिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। प्रशासन ने गांव वालों की एकता और सामूहिक शक्ति को देखकर भैरव सिंह के विरोध को खारिज कर दिया। सुकूनपुर के लोगों की एकता और साहस को देखकर मुझे गर्व है। हमें समाज में इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। सोनू जी की क्लिनिक को ही उचित ठहराते हुए हम इसे विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। यह सुनकर गांव में एक बार फिर से आशा की किरण जग गई। लोगों ने महसूस किया कि जब वे मिलकर संघर्ष करते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं रहती कि उसे हल न किया जा सके। सोनू की क्लिनिक धीरे धीरे पूरी गांव की आत्मा बन गई। वहाँ हर दिन नए चमत्कार होते थे, बीमारी से लड़ते हुए, गरीबी से उबरते हुए और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के दिलों में विश्वास जगाते हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। टाइम से इलाज और सही इलाज से सभी लोग बहुत खुश थे।